केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा बड़े ही ध्यान से। भारत के अंदर यहां से सवाल बनते हैं, केंद्र राज्य संबंध से जितने भी सवाल मैक्सिमम बनते हैं ना, या तो वो विधायी संबंध से बनेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन से बनेंगे, या ये जो ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रवृत्तियां हैं, यहां से सवाल बनेंगे। प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, उनसे सवाल थोड़े से कम इसलिए बनते हैं कि जो वित्त का मामला है वो इकोनॉमिक्स में बहुत विस्तार से पूछ लिया जाता है, तो वित्त से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएस के पेपर नंबर 3 में वहां पर इससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। और प्रशासनिक संबंध जो है वो आप अलग अलग चीजें, अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, उसी के आधार पर सवाल आ जाते हैं, बहुत कम ही सवाल जो है वहां पर रहेंगे। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से, अभी तक की सारी व्यवस्था आपने देख ली, तो इसमें अल्टीमेटली आपको यह समझ में आया, चाहे विधायी मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे वित्त का मामला हो, पैसे का मामला हो, हर मामले में सेंटर के पास सुपर पावर है। केंद्र सरकार बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर एक तरीके से दादागिरी सी करने की सिचुएशन में होती है। फुल प्रभाव जो है, पूर्ण प्रभाव जो है राज्यों के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसके कारण इनके संबंध कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं, इसको समझिए। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक पिता बहुत डोमिनेटिंग, वो अपने सारे बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है, तो ऐसे में बच्चों में ये भावना उभरने लगती है ना कि यार ये तो अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना, ये कैसा बाप है, अत्याचार कर रहे, अत्याचारी पिता हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, हम आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, तो उनमें विभेद हो सकते हैं। लेकिन वहीं एक पिता ऐसा हो जो अपने बच्चों को बिल्कुल खुली छूट दे दे, जाओ बच्चों जो करना है कर लो, तो ऐसे में हो सकता है नशे की शिकारी बन जाएं आप, नशे के आदी हो जाएं, गलत आदतों में पड़ जाएं, वो भी आपके लिए बड़ा हानिकारक है ना। तो आप एक ऐसे पिता की तलाश होती है सबको जो सही रास्ता भी दिखाए और सही स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस भी दे, है ना। तो यहां पर जो मामला जो बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है इसलिए क्योंकि पिता बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और बच्चों के पास पावर नहीं है, यानी राज्यों के पास अधिकार कम है। अब किस तरीके से संबंध बनते बिगड़ते हैं समझिए। 1967 तक, 1967 तक केंद्र और राज्य का कोई विवाद था ही नहीं, कोई विवाद नहीं था। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने इतने सारे प्रावधान बताए, इन सारे प्रावधानों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे सेंटर और स्टेट में तो कभी भी झगड़ा हो सकता था, कभी भी तनाव हो सकता था। लेकिन समझिएगा 1967 तक पूरे भारत में केवल एक ही पार्टी की सरकार होती थी, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी, और वो थी कांग्रेस। ठीक है, ज्यादातर राज्यों में एक ही दल शासन करता था और उसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, प्रभाव भी इतना ज्यादा था। रीजन ये था कि स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम वही एकमात्र ऐसा दल था जिसमें सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी वहीं से सम्मिलित थे, तो जनता पे प्रभाव बहुत ज्यादा था। कोई विकल्प भी नहीं थे उस समय कि इतनी बड़ी मजबूत पार्टी कोई थी भी नहीं, छोटी छोटी सी छुटपुट सी पार्टियां होती थी। तो 1967 तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और हर राज्यों में भी कुछ इक्का दुक्का में छोटा मोटा छोड़ दे तो सब राज्यों में केंद्र की सरकारें होती थी, वो कांग्रेस की सरकार होती थी। अब जब एक ही पार्टी की सरकार है तो केंद्र राज्य का मुद्दा कभी भी नहीं उभरेगा, वो सहयोग से काम करेंगे, वो आपस में डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। जैसा केंद्र कहेगा उनको मान करके चलना पड़ेगा, वो अपनी डिमांड नहीं रख सकते क्योंकि केंद्र के ही हिस्से हैं, तो अपनी पार्टी का समर्थन करना पड़ता है। 1967 में भारत में पहली बार केंद्र राज्य का मुद्दा उठा क्या कि 1967 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की पार्टी 9 राज्यों में इलेक्शन हार गई। पहली बार राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर अभी भी कांग्रेस मजबूत थी, उसी का शासन था, लेकिन राज्य के स्तर पर कई सारे राज्यों में वो हार गई। तो कई सारे इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो उन इलेक्शंस में अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, इसको आप छोड़ दीजिए। ये 1967 के जो बात कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन की बात है, उनको नहीं करते। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र राज्य संबंध एकदम से परिवर्तित हुए, काफी बदलाव हुआ। ऐसे राज्य जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, उन्होंने कई मामलों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। इससे पहले केंद्र की सरकार के सामने ऐसा मामला कभी आया ही नहीं था कि राज्य की सरकारें उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उससे डिमांड कर रही हैं, अधिकार मांग रही हैं
कि हमें भी पैसे और दो, दूसरे राज्यों को इतना पैसा दिया, हमें भी दो, हमारे विकास के लिए पैसा चाहिए, तुम इतना ज्यादा कंट्रोलिंग क्यों हो? कई बार होता है ना, जैसे कि बच्चा एकदम से बड़ा होने लगता है और बड़ा होकर के थोड़ा समझदार होता है, फिर वो डिमांड करने लगता है पेरेंट्स के कि मेरे को भी विदेश जाना है, या मेरे को भी दिल्ली जाना है, मेरे को कहीं और जाना है, मेरे को ये तैयारी करनी है, मेरे को ऐसे घूमना है। तो एकदम से पेरेंट्स के लिए अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि यार ये क्या हो गया बच्चे में, अभी तक तो हमारा कहना मानता था, अब एकदम से हमारे वो हो गया अगेंस्ट। तो ऐसे ही यहां पर हुआ, पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आई, और यहां से केंद्र राज्य संबंधों की जो तनाव वाले क्षेत्र है ना, वो उभर करके सामने आने लगे। इससे पहले टेंशन के एरिया जो थे, तनाव के क्षेत्र थे, वो नहीं आते थे। अब जो राज्य जहां पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उन्होंने डिमांड की कि भाई राज्यों के पास भी शक्तियां अधिक होनी चाहिए, हमें और स्वतंत्रता दो ताकि हम भी अपना विकास अपने तरीके से कर पाए। केंद्र बोलता था नहीं, हम वैसा ही करेंगे जो संविधान में लिखा है। और इंदिरा गांधी उस टाइम थे, तो इंदिरा गांधी चाहते थे कि सेंट्रलाइजेशन होता चला जाए, सारी चीजों में उन्हीं की पावर आती चली जाए। तो इससे केंद्र और राज्य के मध्य ना टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हुई। अब यहां से एक सवाल आपका बन सकता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्र मुख्यतः 1970 के दशक के बाद या 1960 के दशक के अंतिम वर्षों के बाद ही दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई देते हैं। 1970 के दशक से पहले केंद्र राज्य संबंधों के सहयोगी बने रहने के कारणों की जांच पड़ताल कीजिए, इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। या आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों के बाद से ही केंद्र राज्यों के मध्य विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो उसके पीछे आपको फैक्टर याद रखना है कि 1967 में 1967 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी राज्यों के अंदर बड़े स्तर पर। उससे पहले 1-2 राज्यों में बनी थी, लेकिन इस बार एक साथ 9 राज्यों में ऐसे था कि कांग्रेस को पूर्ण वहां पर सरकार नहीं बना पाई। तो इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब बहुत सारे मामले और टकराव हुई, तनाव की जो स्थितियां हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका क्या है, इसको समझिए। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्य का कोई भी विधेयक कानून बनाने के लिए साइन करना किसकी जरूरत है? राज्यपाल की। ठीक है। विवेकाधीन शक्तियां भी हैं कुछ राज्यपाल के पास, इनके पास अपनी विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि राज्यपाल की पद को बनाया गया है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के तौर पर, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति ऐसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल की। तो राज्य डिमांड करते, राज्य कहते हैं कि यार ये तो तुम जब मर्जी आता है किसी को भी राज्यपाल बना देते हो, जब मर्जी आता है उस राज्यपाल को हटा देते हो। शासन हमारे राज्य का चलाना है, संवैधानिक प्रमुख हमारे राज्य का है। ठीक है, इसकी नियुक्ति तुम कर रहे हो केंद्र के स्तर पर, ये क्या मतलब है? और इनकी ये डिमांड होती है कि राज्यपाल की नियुक्ति में है वो मुख्यमंत्री या राज्य की मंत्री परिषद को पावर दी जाए। अब राज्य चाहता है कि भाई हम अपने अनुसार अपना राज्यपाल बनाए। जैसे आप सेंटर के लेवल पर देखोगे, राष्ट्रपति वही बनता है जो सत्ताधारी पार्टी जिसको चाहती है, प्रधानमंत्री जिसको चाहता है। कहावत है ना कि दुल्हा वही जो दुल्हन मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऐसे ही ये भारत के राजनीतिक गलियारों में इंदिरा गांधी के आने के बाद से इस तरीके के चर्चे, इस तरीके के सगुफे या इस तरीके की बातें बड़ी ही वो चलती हैं कि राष्ट्रपति वही जो पीएम मन भाए। तो ऐसे में आप देखना कि हमेशा ऐसे राष्ट्रपति को चुना जाता है जो बहुत अधिक शक्तिशाली या सशक्त व्यक्तित्व वाला नहीं होता, जो काम में अड़ंगा ना डाले, जैसे केंद्र सरकार कहे वैसे कर दे। तो ऐसा ही शांति प्रिय माहौल, इसी तरीके का कार्य राज्य की सरकारें भी चाहती हैं। वो चाहती है कि हमारे पास भी एक ऐसा ही संवैधानिक प्रमुख हो जिसको हम अपनी मर्जी से चुने, जो हमारे कामों में अड़ंगा ना डाले। लेकिन राज्यपाल जो है उसके ऊपर इनका बस चलता नहीं है। ना तो राज्य की सरकार उसकी नियुक्ति में भूमिका निभाती, ना उसको हटाने में भूमिका निभाती। सारा का सारा सेंटर के पास पावर। ऐसे में ये किसके कहने पर काम करेगा? सेंटर के कहने पर काम करेगा। करता क्या है?
राज्य के विधेयक, कोई अच्छा विधेयक आया उसको भी सेंटर की राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रख लिया सुरक्षित। ये कहेगा कि भाई ये विधेयक अभी इसमें कुछ मामला है संविधान का, मैं एक काम करता हूं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रख लेता हूं, फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, अब राज्य करे तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां, है ना, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। अब कुछ और भी काम करना हो, हर काम में राज्यपाल का डंगा वहां पर इनके ऊपर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। राज्यपाल का दलगत एवं पक्षपातपूर्ण रवैया, यही है पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए यह प्रावधान किया गया कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना। अब संवैधानिक तंत्र विफल होने का क्या मतलब है, ये चीजें नहीं है, क्लैरिटी से नहीं दे रखी है। इसका फायदा केंद्र की सरकार उठाती है हर बार राज्य के स्तर पर, राज्यों को परेशान करने के लिए या उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या हुआ। हालांकि इस प्रवृत्ति में अभी तो रोक लगी है न्यायपालिका के इंटरवेंशन से, लेकिन 1977 में आप देखना जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ठीक है, इसकी सरकार बनी, तो इन्होंने क्या किया कि जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें थी राज्य में, जितनी भी जितनी भी कांग्रेसी सरकारें थी, है ना, राज्यों में, इन सबको यहां पर आर्टिकल 356 लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया। जबकि वो पूर्ण बहुमत में थी, ऐसा नहीं था कि वो अल्पमत में थी, लेकिन उसके बावजूद लगवा दिया। राज्यपाल को बोला, आदेश दिया कि चलो भाई रिपोर्ट भेजो राष्ट्रपति के पास कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। राज्यपाल करता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती कि हाँ भैया देखो इस राज्य में शासन ढंग से चल नहीं रहा, संविधान के अनुसार आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। बस राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता। इसका बदला लिया 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से बनी। इसने क्या किया, जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें थी, जितने भी 10 से 12 18 सरकारें, वहां पर आर्टिकल 356 लगा दिया। जिस भी राज्य में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता, किसी अन्य दल को बहुमत मिलता, वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा देते राज्यपाल के माध्यम से। तो ऐसे में 1980 के दशक में और 70 के दशक के अंतिम वर्षों में और 1980 के दशक में केंद्र राज्य संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। कोई भी ऐसी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी की विरोधी होती थी, उसकी सरकार चल पाने की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं होती थी। अगर वो जीत भी जाती तो भी उनको ये डर लगा रहता था कि भैया अब तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, हमारी सत्ता चली जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ सी थी। अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को यह दिखाता है। इसलिए राज्य जो है नाराज थे। राज्य ये आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वो पार्टी हित में लगा देते हैं, राज्यपाल जो है ना, जबकि वो राज्यों का ये डिमांड है कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी पार्टी से रिलेटेड ना हो, जो स्वतंत्र होकर ये सही गलत का फैसला कर सके। अभी भी सरकारों में इस तरीके की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। हालांकि अभी कोर्ट इंटरफेयर करने लग गया है और कोर्ट ने कई बार कई मामलों में कहा है कि ऐसी सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत है उसको आप गलत तरीके से एवं कुछ भी कारण लगा करके उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। यह है